नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो अपनी थ्योरी की मॉर्निंग क्लास चल रही है उसमें जो आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों वो रहने वाली है आसन यानी पोस्चर की। और दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे देख लिया था, आज आसन यानी पार्ट नंबर 2 रहेगा इसका। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर कर ले। शेयर और लाइक करके ही आप क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। और दोस्तों प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आसन पोस्चर की जो आज क्लास रहेगी उसमें देखेंगे अपन यहाँ पे कि विकृति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण तरीके से बता भी दिया था कि विकृति 2 प्रकार की होती है, एक बैठने से और एक खड़े होने से। अगर बैठने पे जो विकृति आएगी वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड के अंदर आती है। खड़े होने से जो विकृति आती है वो दोस्तों यहाँ पे पैरों के अंदर आती है, पैरों में उसमें समस्याएं हो जाती है। तो अपन ने 2 प्रकार की विकृति देख ली थी और दोनों में ही जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी उसके भी अपन ने 3 प्रकार देखे थे। कि रीढ़ की हड्डी में पहला अपन क्या देखा था, तो पहला अपन ने काइफोसिस, दूसरा लॉर्डोसिस, तीसरा स्कोलियोसिस देखा था। इसी प्रकार जो पैर की जो विकृति होती है उसमें बोलेग, नोकनी, फ्लैट फीट और ये अपन ने यहाँ पे देखा था। तो इसी का अपन यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार अपन डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन से पैर से संबंधित है, कौन सी रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति रहेगी दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विकृति कितने प्रकार की होती है। तो विकृति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब देखिए 2 प्रकार की कौन कौन सी रहने वाली है। एक होती है बैठने से संबंधित, और दूसरी रहती है दोस्तों वो रहती है खड़े होने से संबंधित, अब जो बैठने से संबंधित होती है दोस्तों वो रहेगी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित, क्योंकि बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी में मिस्टेक होती है। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रीढ़ की हड्डी में कौन कौन से आएगी, तो 3 विकृति आती है, इसमें अपने को 4 ध्यान रखना है। पहली आएगी इसमें काइफोसिस, दूसरी आती है उसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, लॉर्डोसिस। तीसरी स्कोलियोसिस, और चौथी आती है पिजन चेस्ट। तो दोस्तों काइफोसिस, दूसरी आएगी लॉर्डोसिस, और तीसरी स्कोलियोसिस, और चौथी आती है पिजन चेस्ट। ये तो आती है दोस्तों 4 विकृति किससे संबंधित होती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ खड़े होने की विकृति से वो पैरों से संबंधित होती है, पैरों से संबंधित। अब पैरों से संबंधित देखिए दोस्तों, पैरों के संबंधित में अपने को कौन कौन सी ध्यान रखनी है। तो पहली आती है बोलेग, दूसरी आती है नोकनी, यह अपन ने पिछली क्लास में भी देख लिया था। नोकनी, फिर आती है फ्लैट फिट और सुपिनेटेड फिट। देखो दोस्तों इस प्रकार अपने को इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी इनका अपन एक एक यहाँ पे खोल के इनका अध्ययन करते हैं कि पहली काइफोसिस आएगी, दूसरी लॉर्डोसिस, फिर स्कोलियोसिस, पिजन चेस्ट, फिर बोलेग, नोकनी, फ्लैट फिट और सुपिनेटेड फिट। ये अपने को यहाँ पे 2 प्रकार की विकृति होती है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक एक का यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे अपन।
चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं अपन इसमें से पहली विकृति जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है वो पढ़ेंगे। तो पहली विकृति का नाम आता है, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे काइपोसिस। काइपोसिस यानी काइफोसिस। देखिए दोस्तों, काइफोसिस होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। काइफोसिस के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ यहाँ पे एक गोलाकार गुम्बद सा बन जाता है, यानी पीठ के पीछे कुबड़ सा बन जाता है। तो ये काइफोसिस होती है, यानी पीठ के पीछे कुबड़ सा बन जाता है, ऐसे झुकाव सा हो जाता है गोलाकार, तो वो काइफोसिस होती है। तो इसे अपन कुबड़ापन भी कहते हैं। दूसरी बात, पीठ के पीछे हो रहा है तो इसे पश्चे कुब्जता, पीछे की तरफ, पश्चे यानी पीछे, पीछे की तरफ कुब्जता यानी गोलाकार होती है, इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं। और ये क्या होता है, दोनों कंधे हैं, इन दोनों कंधों के पीछे बीच में रीढ़ की हड्डी का उभार खा जाना, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ उभार खा जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन काइफोसिस कहते हैं। साथ में ये छोटे बच्चों में हो जाती है ज़्यादातर। तो छोटे बच्चों में अगर छोटा बच्चा है और उस पर अपन सिर पे ज़्यादा वजन रखते हैं तो पीछे पीठ के पीछे कुबड़ सा निकल के आ जाता है। तो छोटे बच्चों में ये ज़्यादा वजन रखने से आता है। लड़कियाँ होती है तो लड़कियों में ये शर्मीलेपन की, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर गर्दन झुका के चलती है, तो गर्दन झुका के चलती है तो पीछे की तरफ क्या निकल जाती है, कुबड़ निकल जाता है। दोस्तों कुछ ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यवसाय होते हैं, बिजनेस होते हैं, ऐसे ही लगातार, या कोई कार्य होता है जो लगातार अपन बैठ के करते हैं, जैसे दर्जी का कार्य हो गया, पूरे दिन भर वो बैठा रहता है चेयर पर, तो उसके पीछे की तरफ उसके काइफोसिस की समस्या हो जाती है, कुबड़ापन बन जाता है। ऐसे ही बागवानी में जो माली होता है, दिन भर खेतों में लगे रहते हैं नीचे, तो उनके भी ये बन जाता है। तो इसे अपन केलोस हंचबेक के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ चित्र के माध्यम से कुबड़ापन में क्या होता है। तो ये मान लो अपना क्या है, ये अपना सिर है, और ये अपनी यहाँ से कंधे से ये रीढ़ की हड्डी ऐसे गोलाकार हो जाती है, यानी पीछे की तरफ ये अपना गर्दन वाला भाग है मान लो, और इसमें ये रीढ़ की हड्डी आनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये पीछे की तरफ ऐसे हो गई, तो ये कौन सा भाग निकल के आ गया रीढ़ की हड्डी का, तो ये कुबड़ हो गया, पीछे की तरफ कुबड़ हो जाता है। ये अपना मान लो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन पीछे की तरफ ऐसे गोलाकार हो गई, पीछे पीठ की तरफ, तो कौन सा हो गया, काइफोसिस की बीमारी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अपन इसमें क्या क्या लिखेंगे काइफोसिस के अंदर, वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो इसका पहला नाम क्या निकल के आएगा, इसे कुबड़ापन भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसे कुबड़ापन कहते हैं क्योंकि पीछे की तरफ होता है। दूसरी बात, इसे पश्चे यानी पीछे, पश्चे कुब्जता भी कहते हैं, पश्चे कुब्जता भी कहते हैं। अगला पॉइंट कौन सा निकल के आएगा, इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं, वक्रता भी कहते हैं। आगे की लाइन देखिए दोस्तों, उत्तल वक्रता क्यों कहते हैं कि पीछे की तरफ कैसे निकल के आएगा, ऐसे पीठ के ऐसे बन जाती है, यानी ये अपनी खोपड़ी है और ये मेरी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ ऐसे बन जाती है, यानी आनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये पीछे की तरफ क्या आ गई, ये झुकाव आ गया, गोलाकार पीठ बन गई पीछे, तो ये क्या हो गया, उत्तल वक्रता हो गई। तो 3 लाइन देख ली अपनी, इसे कुबड़ापन कहते हैं, इसे पश्चे कुब्जता भी कहते हैं, इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे की लाइन कौन सी निकल के आएगी कि ये छोटे बच्चों में क्या होता है। दूसरी बात, दोनों कंधों के बीच में रीढ़ की हड्डी का उभार खा जाना, यानी अगली दोनों कंधों के मध्य पीठ पर रीढ़ की हड्डी का उभार खा जाना, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे की बात, छोटे बच्चों में ये
अधिक वजन उठाने पर आती है, होता है। लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण होता है, और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्तियों में रीढ़ की हड्डी के कमजोर होने से होता है। अब कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, जैसे दर्जी का बता दिया मैंने, बैठे बैठे काम करता है, या फिर माली होता है, जैसे खेतों में लगातार बैठे बैठे लगा रहता है, तो उसके कारण भी आ जाता है। तो इसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे कैलोस हंचबैक ध्यान रखना है, हंचबैक भी कहते हैं। अब उपचार क्या होता है दोस्तों इसका? उपचार देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट होगा उपचार। तो इसको मतलब गोलाकार पीठ हो जाए अपनी अगर पीछे की तरफ, तो इसको हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको कम करने के लिए तो धनुरासन करना चाहिए, चक्रासन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए। ये आसन अपने को करने चाहिए। उपचार में क्या क्या करना चाहिए? चक्रासन, भुजंगासन, भुजंगासन, और साथ में ही आगे क्या करना चाहिए? चक्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, और तो ये आसन अपने को यहाँ पे करने चाहिए, जैसे चक्रासन, भुजंगासन, हलासन हो गया, हलासन। ये आसन अपने को यहाँ पे करने चाहिए। तो दोस्तों पहला जो अपना यहाँ पे बीमारी आ गई रीढ़ की हड्डी से संबंधित, उसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं। काइफोसिस को अपन यहाँ पे कुबड़ापन कहते हैं, इसे पश्य कुब्जता कहते हैं, इसे उत्तल वक्रता कहते हैं। नाम याद रखने हैं, सारे नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने को यहाँ पे। साथ में दोनों कंधों के मध्य पीठ पर, जो पीठ पर है पीछे की तरफ, ये हड्डी उभार खा जाती है। छोटे बच्चों में ये अधिक वजन उठाने से होता है। लड़कियों में ये शर्मीलेपन के कारण होता है। पूछ सकता है कि लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण कौन सी विकृति आ जाती है, तो वो काइफोसिस आ जाती है। वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्तियों में, तो ये रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से होता है। इसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं। और ये उपचार में अपने को चक्रासन, भुजंगासन और हलासन, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। तो पहली विकृति रीढ़ की हड्डी संबंधित काइफोसिस हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। समझ में आता है तो क्लास को शेयर और लाइक भी आप करते रहिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली विकृति देखते हैं अपन लॉर्डोसिस के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी दूसरी विकृति आती है रीढ़ की हड्डी से संबंधित। वो अपन ने पहली विकृति देख ली काइफोसिस, दूसरी आएगी अब लॉर्डोसिस। दूसरी विकृति देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी विकृति रहने वाली है, उसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, यानी लॉर्डोसिस। तो देखिए दोस्तों, लॉर्डोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस होता है। स्कोलियोसिस में पीछे की तरफ पीठ में क्या आ जाती है? घुमाव आ जाता है। लेकिन अब लॉर्डोसिस में इसके उल्टा होगा, पेट की मांसपेशियाँ या पेट के आगे ज़्यादा आगे की तरफ निकल के आ जाता है। पीठ में पीछे की तरफ क्या बन जाता है? ऐसा गैप सा बन जाता है, तो वो लॉर्डोसिस होती है। यानी पेट का बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाना, रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ घूम जाना, लॉर्डोसिस कहलाता है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की ये आगे की तरफ है, यह यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी भाग रहा है, और ये रीढ़ की हड्डी पेट की तरफ से ऐसे आगे की तरफ घूम गए, फिर वापस ऐसे हो गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आगे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी है पीछे से, वो रीढ़ की हड्डी पीछे से ऐसे घूम जाती है,
तो ये पेट आगे की तरफ निकल के आ गया, पेट आगे की तरफ निकल के आ गया। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई दोस्तों, ये आगे की तरफ निकल के आ गया और रीढ़ की हड्डी से पीछे से आगे की तरफ आ गई। तो ये पीठ में क्या आ गया, ये पीठ में खाली स्थान हो गया, आगे निकल के आ गया। तो उसे अपन लॉर्डोसिस कहते हैं। यानी पेट आगे की तरफ ज़्यादा निकल जाए, पीठ में पीछे की तरफ ऐसा खाली स्थान बन जाए, ऐसा गैप बन जाता है पीछे और पेट आगे की तरफ ज़्यादा निकल के आ जाता है, तो इसे अपन लॉर्डोसिस कहते हैं। समझ में आ गया। तो रीढ़ की हड्डी का कमर और पेट वाले भाग से आगे की तरफ निकल के आना वो क्या कहलाता है, लॉर्डोसिस कहलाता है। तो इसे अगर आगे निकल गया तो इसे अगर कुब्जता भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे अवतल, आगे की तरफ अवतल निकल के आ गया, अवतल वक्रता भी कहते हैं। पीछे पीठ में क्या आ गया, खाली जगह आ गई ना, पीठ आगे की तरफ आ गई तो पीछे की तरफ से खाली हो गए, तो इसे होलो बैक भी कहते हैं। दूसरी बात, पीठ कैसे बन गई, पीछे की तरफ पीठ बन गई घोड़े की तरह, तो इसे सैडल बैक भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे सारे नाम याद रखने हैं इनसे संबंधित। तो देखिए दोस्तों, काइपोसिस में अपन पहली लाइन क्या लिखेंगे, काइपोसिस में पहली लाइन निकल के आ रही है वो आएगी दोस्तों यहाँ पे, इसे अग्र कुब्जता भी कहते हैं, इसे अग्र कुब्जता भी कहते हैं। आगे इसे अग्र कुब्जता भी कहते हैं, इसे अस्थि वक्रता भी कहते हैं। अस्थि यानी हड्डी, रीढ़ की हड्डियाँ और माँ जो वो क्या नाम है पसलियाँ होती है वो आगे की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, तो इसे अस्थि वक्रता भी कहते हैं। आगे की लाइन देखिए दोस्तों, इसे अवतल, उत्तल तो अपन किसको बोल रहे थे, काइपोसिस को, इसे बोलेंगे अवतल, इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं, वक्रता भी कहते हैं। दोस्तों वन लाइनर छोटी छोटी लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें, ऐसे कैसे अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अपन इसे क्या कहेंगे, इसे सैडल बैक, सैडल यानी घोड़े की पीठ जैसा, इसे सैडल बैक यानी घोड़े की पीठ, इसे सैडल बैक भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसे स्वे बैक, डांसर में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी बीमारी डांसर होते हैं, आपने फिल्म स्टार देखा होगा, डांसरों में ज़्यादा पीठ के पीछे क्या आ जाता है, घुमाव सा आ जाता है, आगे की तरफ निकल के आ जाती है पीठ, तो वो सैडल बैक यानी ये तो घोड़े की जैसे, और स्वे बैक यानी डांसर में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसे स्वे बैक भी कहते हैं। इसे स्वे बैक यानी डांसर की पीठ, इसे स्वे बैक भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीठ के पीछे क्या आ गया, पीठ के पीछे खाली जगह हो गई, मतलब आगे की तरफ पेट की तरफ ज़्यादा झुकाव आ गया तो पीठ खाली हो गई, तो इसे होलो बैक भी कहते हैं। इसे होलो बैक यानी बैक भी कहते हैं। आगे की तरफ ध्यान रखना है दोस्तों, इसे होलो बैक भी कहते हैं। और इसमें प्रभावित क्या होता है, तो इसमें प्रभावित क्या होगा, रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियां यानी एब्डोमिनल मसल्स वाली, और जो सर्वाइकल ऊपर की सात होती है उसके नीचे 12 थोरेसिक होती है वो प्रभावित होती है। तो इसमें पेट रीढ़ की हड्डी का थोरेसिक भाग में कितनी पसलियाँ, रीढ़ की कितनी मेरुदंड आती है, तो 12 जोड़ी आती है। तो इसमें रीढ़ की हड्डी का थोरेसिक भाग प्रभावित होता है, अब अपने को इसमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब इसके उपचार में कौन कौन से अपने को व्यायाम करने चाहिए, तो टो टच करना चाहिए, टो टच होता है वो करना चाहिए। साथ में जो
उल्टा लेट कर सोना चाहिए। उल्टा लेट कर सोते हैं तो पीठ जो पेट है आगे की तरफ वो दब जाएगा, तो वो पेट नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो उल्टा लेट कर सोना चाहिए। इसके उपचार में लिखने हैं अपने को हमें। तो उपचार क्या आएगा, उपचार में देखिए दोस्तों यहाँ पे उपचार में हलासन करना चाहिए। हलासन हो गया, टो टच हो गया, टो टच। साथ में अपने को यहाँ पे सिट अप्स करनी चाहिए, सिट अप्स, सिट अप्स करना चाहिए। इसके साथ में साइकिलिंग चलानी चाहिए ज़्यादातर। तो दोस्तों ये अपने को यहाँ पे उपचार भी अपने को यहाँ पे पता लग गया है। तो दोस्तों अपने को समझ में आ गया कि जो लॉर्डोसिस है वो पेट का बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाता, पीठ की जो पीछे है वो खाली हो जगह हो जाती है, तो वो लॉर्डोसिस होता है। इसके उपनाम में अपन ने क्या क्या देखा, तो इसे अगर कुब्जता कहते हैं, इसे अस्थि वक्रता कहते हैं, इसे अवतल वक्रता कहते हैं, इसे सैडल बैक यानी घोड़े की पीठ जैसा, और स्वे बैक यानी डांसर में ज़्यादा पाई जाती है। इसे होलो बैक यानी पीछे खाली स्थान हो गया। इसमें पेट और रीढ़ की हड्डी वाला थोरेसिक भाग प्रभावित होता है। इसमें उपचार में अपन क्या देखा, तो हलासन, टो टच, सिटअप्स और साइकिल चलाना, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों रीढ़ की हड्डी से संबंधित आपको दूसरी विकृति भी समझ में आ गई होगी। पहली विकृति काइपोसिस, पीठ की जो पीछे गोलाकार, अब आगे पेट की तरफ आगे ज़्यादा निकलना, तो उसे अपन लॉर्डोसिस कहते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, क्लास समझ में आ रही है तो शेयर और लाइक भी करते रहना। अब तीसरी विकृति देखेंगे, वो देखेंगे स्कोलियोसिस। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों आप। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं अपन रीढ़ की हड्डी से संबंधित तीसरी विकृति यानी तीसरी पोस्चर आसन जिसमें विकृति आ जाती है, तो वो तीसरी विकृति कौन सी रहने वाली है उसे अपन जानते हैं। तीसरी विकृति को स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। देखिए दोस्तों स्कोलियोसिस तीसरी विकृति अपनी कौन सी आती है, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। देखिए दोस्तों स्कोलियोसिस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दो विकृति अपन ने देखी, पीछे की तरफ काइपोसिस, आगे की तरफ लॉर्डोसिस। अब साइड में होती है रीढ़ की हड्डी, कोई सी भी साइड, चाहे दाएं झुक जाए चाहे बाएं झुक जाए, तो उसे अपन स्कोलियोसिस कहते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी अगर दाएं झुक गई तो भी स्कोलियोसिस, बाएं झुक गई तो भी स्कोलियोसिस, और दाएं और बाएं दोनों तरफ झुक गई तो भी स्कोलियोसिस होगी। देखिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसकी ये रीढ़ की हड्डी है, गर्दन, ये गर्दन। अब ये रीढ़ की हड्डी ऐसी आ रही है, लेकिन ऐसे और ऐसे हो गई दोनों तरफ। होनी तो कैसे चाहिए थी, सीधी, ऐसे होनी चाहिए थी सीधी बिल्कुल, लेकिन दोनों तरफ झुक गई है, ऐसे भी हो गई और ऐसे भी हो गई। यानी पीछे की तरफ झुक गई तब तो क्या आ गया, काइपोसिस, और आगे झुक गई तो लॉर्डोसिस। तो दोनों साइड में ये हो गई, यानी पीछे भी हो गई आगे की तरफ भी हो गई। तो ये कौन सी विकृति हो गई, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का साइड में झुकाव, यानी चाहे दाएं घूम जाए चाहे बाएं घूम जाए, तो उसे अपन स्कोलियोसिस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें अपन क्या क्या देखते हैं, लेकिन इसमें दाएं झुक जाती है बाएं झुक जाती है तो स्कोलियोसिस। साथ में ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इससे अपन साइड में झुक रही है तो इसे लेटरल फ्लेक्शन, रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन, यानी लेटरल यानी साइड में, मैंने बताया था शुरू की क्लास में, लेटरल यानी साइड में, फ्लेक्शन यानी झुकाव, तो रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं। इसे पार्श्व यानी साइड में, पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे स्कोलियोसिस में, इसे रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं, रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों इसे पार्श्व कुब्जता यानी साइड में कुब्जता भी कहते हैं। दोस्तों वन लाइनर आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइनर बता रहा हूँ। ऐसा
कहीं भी नहीं बताया जाता है। कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च करके देख लेना आप, इतने शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपको कहीं भी क्लास नहीं मिलेगी, ये मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसे पार्श्व कोशिका कहते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी का लेटरल यानी साइड में लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं, फ्लेक्शन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार से आ गई। स्कोलियोसिस होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार का होता है। एक ही साइड में रीढ़ की हड्डी घूम जाती है तो उसे, जैसे सी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह घूम गई तो इसे क्या बोल दिया? देखिए दोस्तों, ऐसे समझो आप, ये क्या है? खोपड़ी है और ये अपनी रीढ़ की हड्डी आ रही है, लेकिन ये आते आते ऐसे एक ही साइड में झुक जाए तो कौन सा हो गया? अंग्रेजी क्या? सी की तरह हो गया। तो एक हो गया स्कोलियोसिस में एक प्रकार सी शेप, सी आकृति की तरह। अगर ये सी के साथ में आगे की तरफ भी घूम जाए ऐसे, तो दूसरा एस, ये सी और ये एस, यानी दो प्रकार का होता है, एक सी शेप एक एस शेप। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और आजकल तीसरा प्रकार इसे जेड शेप भी बोलते हैं। तो दो प्रकार से होती है स्कोलियोसिस, दो प्रकार का होता है, एक सी शेप अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह, एक अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। आगे एक लाइन देखिए दोस्तों, स्कोलियोसिस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? इसमें पहला होता है अंग्रेजी के सी आकार की तरह, इसे सी शेप भी कहते हैं, सी शेप कहते हैं। अंग्रेजी के सी आकार की तरह हो गया तो इसे सी शेप कहते हैं। और इसे सिंगल स्कोलियोसिस, यानी एक ही हुआ है, सिंगल ही हुआ है। मान लो ये नहीं हुआ तो सिंगल स्कोलियोसिस हो गया। अगर ये आगे की तरफ भी घूम जाती है तो ऐसा हो गया, इसे डबल स्कोलियोसिस कहते हैं। तो सी शेप को अपन सिंगल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? सी शेप को इसे सिंगल स्कोलियोसिस कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। दूसरा कौन सा प्रकार आता है? दूसरा आएगा एस शेप। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अपन, इसमें रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह घूम जाती है। इसमें रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह घूम जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दो बार घूम गई है तो इसे डबल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। आगे लिखिएगा इसमें, इसे एस शेप को क्या कहते हैं? इसे डबल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। इसे डबल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके मापन के लिए, यानी स्कोलियोसिस है या नहीं, इसके मापन के लिए अपने को क्या क्या उपकरण काम में लेते हैं? तो या तो स्कोलियोमीटर काम में लेंगे या फिर स्कोलियोग्राफ काम में लेते हैं। तो अगली लाइन कौन सी निकल के आ गई? अगली लाइन आ गई स्कोलियोसिस के मापन के लिए स्कोलियोमीटर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्कोलियोमीटर या स्कोलियोग्राफ होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो स्कोलियोमीटर या स्कोलियोग्राफ भी अपन इसमें काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, स्कोलियोमीटर स्कोलियोसिस बीमारी में अपन इसे रीढ़ की वक्रता कहते हैं। सबसे पहले इसे पार्श्व यानी साइड में झुकाव होता है तो इसे पार्श्व को बचता। इसे रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन यानी एक तरफ कहीं भी झुक जाए या दोनों तरफ भी झुक सकती है। स्कोलियोसिस दो प्रकार का होता है, एक अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह, इसे सी शेप कहते हैं, इसे सिंगल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। दूसरा होता है उसे अपन एस शेप कहते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के एक्स अक्षर की तरह घूम जाती है तो इसे डबल स्कोलियोसिस भी कहते हैं अपन। साथ में स्कोलियोसिस के मापन के लिए अपन स्कोलियोमीटर या स्कोलियोग्राफ का काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेड की हड्डी से संबंधित तीसरी विकृति आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो क्लास को शेयर भी करते रहिए। अब देखते हैं अपन रीढ़ की हड्डी से संबंधित ही चौथी विकृति जिसे अपन पिजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। पिजन यानी कबूतर के जो सीना होता है उसकी तरह। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार। चलिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से संबंधित अब चौथी विकृति देखते हैं अपन। वो देखने वाले हैं अपन यहाँ पे पिजन चेस्ट। अब देखिए दोस्तों, चौथी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित पढ़ेंगे, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट क्या होता है? तो पिजन चेस्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबूतर जैसा सीना दिखना, कबूतर की तरह सीना दिखता है उसे पिजन चेस्ट कहते हैं। मान लो ये कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, और उसका ये अपना यहाँ पे ये उसकी गर्दन आ गई और ये इसके यहाँ पे, लेकिन ये सीना ऐसे निकल के आ गया आगे की तरफ, ऐसे हो जाता है उसका सीना आगे की तरफ ज़्यादा निकल रहा, यानी ये रीढ़ की जो स्टर्नम हड्डी होती है, ये स्टर्नम हड्डी आगे की तरफ घूम जाती है। साथ में ही पसलियाँ भी आगे की तरफ ऐसे घूम जाती है, आगे की तरफ ज़्यादा घूम जाती है, जिसके कारण ये रीढ़ की हड्डी आ रही है तो ये पसलियाँ है आगे की तरफ ज़्यादा घूम जाती है। तो ये सीना कैसे निकलता है? कबूतर के सीने की तरह निकल जाता है, इसे नुकीला। तो देखिए दोस्तों, पिजन चेस्ट में इसे पैक्टस कैरिटेनम, इसे पैक्टस कैरिटेनम भी कहते हैं, ये कहते हैं। सबसे पहले लाइन, इसे पैक्टस कैरिटेनम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे इसमें स्टर्नम हड्डी जो बीच में पाई जाती है पसलियों की, स्टर्नम हड्डी और पसलियाँ यानी रिब्स है, पसलियाँ ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें स्टर्नम हड्डी और पसलियाँ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाती है, इसलिए ये पिजन चेस्ट कबूतर के सीने की तरह बन जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें यह स्थिति आने पर अस्थमा हो जाती है। यानी अगर किसी का पिजन चेस्ट हो गया तो उसके अस्थमा यानी खुद नॉर्मल खांसी चलती ही रहती है, उसकी हर बार खांसी चलती रहती है तो उसे अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा बीमारी हो जाती है उसकी। आगे की तरफ देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर 2 बार आती है बचपन में, 2 से 3 वर्ष और 11 से 14 वर्ष में अनिवार्य तो हो ही जाता है ज़्यादातर बच्चों के। तो ये जीवन में 2 बार आती है। कौन? पिजन चेस्ट। ये है जीवन में 2 बार आती है, 2 से 3 वर्ष और 11 से 14 वर्ष तक। मतलब अगर जीवन में 2 बार आती है, एक तो 2 से 3 वर्ष में और 11 से 14 वर्ष में। कोई ज़रूरी नहीं है आए, लेकिन आती है तो इन एज ग्रुप के अंदर ही आती है। यानी अगर आना होता है 2 से 3 वर्ष में ही आ जाती है, फिर नहीं आए तो फिर 11 से 14 वर्ष में भी आ जाती है, और नहीं आए तो नहीं भी आए, लेकिन मतलब 14-15 वर्ष के बाद में ये नहीं आती है।
तो ये कौन सी विकृति हो गई, पिजन चेस्ट, यानी कबूतर जैसे सीना दिखना। तो इसमें आगे की लाइन, इसमें कबूतर जैसा सीना दिखता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें कबूतर जैसा सीना दिखता है। तो दोस्तों ये पिजन चेस्ट, ये रीढ़ के हड्डी संबंधित अपन ने क्या 4 विकृति पढ़ ली। एक पीछे की तरफ काइपोसिस, आगे की तरफ लॉर्डोसिस, साइड में स्कोलिसिस, और जो कबूतर जैसा सीना दिखता है उसे अपन पिजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। अब पढ़ेंगे अपन पैरों से संबंधित विकृतियाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर पैरों से संबंधित विकृति अपन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन पैरों से संबंधित विकृतियाँ, यानी पैरों में कौन कौन सी विकृति आती है। रीढ़ की हड्डी संबंधित अपन ने 4 विकृति देख ली, स्कोलियोसिस, काइपोसिस, स्कोलिसिस, लॉर्डोसिस और पिजन चेस्ट। अब देखेंगे पैरों से संबंधित विकृतियाँ, यानी पैरों में कौन कौन सी होती है जो पैरों से संबंधित होती है। तो पैरों से संबंधित विकृतियों में पहली विकृति आती है दोस्तों, उसे अपन जानते हैं फ्लैट फीट के नाम से, फ्लैट फुट, जिसे अपन चपटा पाँव के नाम से जानते हैं, चपटा पाँव। अब देखिए दोस्तों, फ्लैट फुट क्या होती है। फ्लैट फुट में क्या होता है दोस्तों, जो पैर होता है वो पैर बिल्कुल नीचे से प्लेन होता है, यानी इसे सपाट पाँव भी बोलते हैं, इसे पेस प्लेन्स भी बोल सकते हैं, इसे फालिन आर्क के नाम से। क्यों? अब देखिए दोस्तों, जो पैर होता है, अपना पैर सामान्यतः कैसा होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपना पैर सामान्यतः कैसा होता है। ये अपना पैर हो गया, मान लो ये अपना पैर वाला भाग हो गया, ये पैर हो गया आगे की तरफ अंगुलियाँ, और इसमें ऐसा वो अपना पैर होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल पैर होता है। दूसरा अगला पैर, इसमें ये अपना पैर है, आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये अंगूठा हो गया, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे सपाट हो गया, ये हो गया फ्लैट फुट, ये नॉर्मल पैर। और एक पैर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, ये अपना पैर हो गया, ये अंगुलियाँ हो गई, ये अंगूठा हो गया, उसमें बिल्कुल ही ऐसे एडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खड्डा हो जाता है। तो 3 प्रकार के अपन ने पैर देख लिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये फ्लैट फुट, और ये सुपिनेटेड फुट, सुपिनेटेड यानी बहुत ज़्यादा खड्डा होना। तो ये पैर के 3 प्रकार के आ गए। नॉर्मल पैर हो गया, ये बिल्कुल नीचे से प्लेन है, और ये ज़्यादा खड्डा है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा खड्डा हो गया इसके अंदर। तो ये फ्लैट फुट। अब पढ़ेंगे अपन इसमें से पहला पैर फ्लैट फुट, चपटा पैर, यानी ये श्रेणी पढ़ते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये इतना चपटा क्यों हो गया, तो इसके अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, इसके अंदर जो पैर में पाई जाने वाली एक खड्डा सा है, इसे बोलते हैं आर्च, ARCH। आर्क क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, ढीली होने से पैर नीचे की तरफ लटक जाता है। इसमें जो लिगामेंट, जो क्या नाम है, इसकी जो स्नायु है, टेंडन है, वो ढीला होने से क्या हो जाती हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसे फ्लैट फुट कहते हैं, इसे सपाट पाँव के नाम से जानते हैं, इसे आर्क, ये इसे क्या बोलते हैं, आर्क। तो ये आर्क नहीं पाई जाती है, तो इसे फालेन आर्क के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके बारे में साथ में इनमें दिक्कत क्या आती है, तो इसे ये जैसे जंपिंग करते हैं अपन, तो जंप करने में ऐसा पैर किसी का होता है तो जंप करने में दिक्कत आती है। इसको दूर करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो जैसे जूते पहनने चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, और उस पर क्या नाम है, ऐसे पंजों पर चलना चाहिए। ये अपने को यहाँ पे ज़्यादातर इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मापन किससे करते हैं, तो वो पेडोमीटर या पेडोग्राफ आती है, उसके द्वारा फ्लैट फुट का मापन किया जाता है। तो इसके बारे में देखें दोस्तों, इसके बारे में अपने को क्या रखना है, फ्लैट फुट का इसे सपाट पाँव भी कहते हैं, इसे सपाट पाँव भी कहते हैं। अगली बात कौन सी आती है, इसे फालेन आर्क, यानी फालेन आर्च भी कहते हैं। ये आर्क होती है, ये आर्क गायब हो जाती है, इसलिए इसे फालेन आर्क भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें इसे पेस प्लेन
इसे पेस प्लेन्स भी कहते हैं, यानी बिल्कुल पेस प्लेन हो गया तो पेस प्लेन। इसे पेस प्लेन्स भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में इसका मापन पेडोमीटर यानी पेडोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब अगर किसी के फ्लैट फुट हो गया तो क्या दिक्कत आएगी, इसे जंप करने में या चलने में दिक्कत आती है। तो आगे देखिए दोस्तों, इससे इस प्रकार की विकृति से जंप करने में परेशानी होती है। उपचार देखें दोस्तों, उपचार क्या कर सकते हैं अपन फ्लैट फुट के लिए? उपचार क्या करेंगे? तो फ्लैट फुट के लिए अपने को यहाँ पे उपचार के लिए साइकिल चलाना चाहिए। साइकिल चलाना, आयरन शूज, लोहे के जूते पहनना वजनदार, आयरन शूज पहनना। आगे साथ में पंजों पर चलना। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहली बीमारी पैरों से संबंधित आती है दोस्तों, फ्लैट फुट, जिसे चपटा पाँव कहते हैं, इसे सपाट पाँव भी कह सकते हैं अपन। इसे फालेन आर्क यानी आर्च होती है जो गायब हो जाती है, जो पैर में ये आर्क पाई जाती है खड्डे की नुमा, ये गायब हो जाती है, तो इसे फालेन आर्च भी कहते हैं। इसे पेस प्लेन्स भी कहते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाती है नीचे से। साथ में इसे पेडोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है, और इसकी विकृति जंप करने में क्या करती है, परेशानी करती है, गायब करने। और इसे अपन जैसे साइकिल चलाना, आयरन शूज पहनना और साथ में ही पंजों पर चलना, इसके द्वारा अपन इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली विकृति पैरों से संबंधित फ्लैट फुट आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए दोस्तों, दूसरी जो पैर से संबंधित विकृति आती है उसे अपन जानते हैं अपन यहाँ पे क्लाफिट, क्लाफिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लाफुट क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर पैर के अंदर एक तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ और एक ज़्यादा खड्डा आ गया है तो उसे क्लाफिट, तो ये इसे क्लाफिट के नाम से जानते हैं। ये पहले फ्लैट फुट बिल्कुल चपाट, और ये बहुत ज़्यादा खड्डा हो गया तो इसे अपन सुपिनेटेड फिट या क्लाफिट के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे पेस केवस के नाम से जानते हैं, यानी इसे पेस केवस के नाम से जानते हैं। इसे पेस केवस के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसे होलो फुट के नाम से जानते हैं। होलो फुट यानी बहुत ज़्यादा खड्डा हो गया तो इसे होलो फुट भी कहते हैं। आगे इसे सुपिनेटेड फिट भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा खड्डा होने पर इसे सुपिनेटेड फुट भी कहते हैं। इसे सुपिनेटेड फुट भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसे सुपिनेटेड फुट भी कहते हैं, होलो फुट भी कहते हैं, यानी पैर में जो आर्क पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। इस आगे देखिए, इसमें यानी पैर में पाई जाने वाली आर्च
आर्क का बहुत ज़्यादा गहरा होना, यानी आर्क का बहुत ज़्यादा गहरा होना, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्लाफिट या सुपेनिटेड फुट या फिर होलो फुट या फिर इसे पेस केव्स के नाम से अपन जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अपनी दूसरी विकृति आ गई, अपने को पता लग गया दोस्तों। पहली कौन सी थी? पैरों से संबंधित फ्लैट फुट, यानी बिल्कुल नीचे से प्लेन। अब बहुत ज़्यादा गहरी हो गई तो उसे अपन क्लाफिट के नाम से जानते हैं। अब जो पैरों की अगली विकृति आएगी दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं बो लेग के नाम से। तो स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार आप इसका। चलो दोस्तों, अब जो तीसरी विकृति आती है पैरों से संबंधित, वो तीसरी विकृति यहाँ पे रहने वाली है, उसे अपन बोलते हैं बो लेग। बो लेग, देखिए दोस्तों, बो लेग में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो दोनों पैर होते हैं उनके बीच में यहाँ पे गैप ज़्यादा आ जाता है। मान लो ये पैर है, ये पैर है अपने को, यहाँ पे ये पैर है, ये अपना कमर वाला पोर्शन हो गया और यहाँ से ये पैर वाला भाग हो गया। तो ये ऐसे पैर हो जाते हैं, दोनों तरफ ऐसे पैर हो जाते हैं। यानी इन पैरों के अंदर क्या आ जाती है? इन पैरों के अंदर ये गैप आ जाता है ऐसे बहुत ज़्यादा। तो ये कौन सा पैर हो गए? और ये अपना ऊपर का कमर का भाग हो गया, कमर वाला भाग। तो ये पैरों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, ऐसे मुड़ जाते हैं। लेकिन आने तो कैसे चाहिए थे? बिल्कुल सीधे आने चाहिए थे, ऐसे आने चाहिए थे, दोनों पैर ऐसे आने चाहिए थे। लेकिन ये ऐसे गैप हो गया इन दोनों पैरों के बीच में। तो ये क्या हो गया? कौन से पैर? इसमें कौन सी विकृति आ गई? बो लेग वाली। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो इसे अपन धनुष्कार, धनुष की तरह टांगे हो गई ये दोनों। तो इस बो लेग में इसे धनुष्कार टांगे भी कहते हैं, इसे धनुष्कार टांगे भी कहते हैं। अगली कौन सी आएगी? इसे जेनुवेरम भी कहते हैं। उपनाम याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पर्सन पूछा जाता है यहाँ से। इसे जेनुवेरम याद रखना है, जेनुवेरम। इसे जेनुवेरम भी कहते हैं, आगे देखिए दोस्तों, इसे अपन धनुष्कार टांगे कहते हैं, इसे जेनुवेरम भी कहते हैं। और ये पैरों में जो टीबिया और फिबुला हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये हो जाता है। तो इसे टीबिया वारा भी कहते हैं, इसे टीबिया वारा भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में हड्डियाँ कमज़ोरों के क्या हो जाती है? कमज़ोरों के मुड़ने लगती है, तो ये विटामिन डी की कमी होती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इसमें क्या अगला पॉइंट कौन सा निकल के आएगा? अगला पॉइंट निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी, जिसे अपन कैल्शिफेरॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण होती है। साथ में आगे देखिए दोस्तों, इसमें कि ये अगर बचपन में अगर छोटे से बच्चे को अपन जल्दी चलाने की कोशिश करते हैं पैरों पर, तो ये बीमारी आ जाती है, पैर चौड़े हो जाते हैं। तो इसे अपन जोकी भी कहते हैं। घुड़सवार होता है कौन सा? जो घोड़े पर ज़्यादातर बैठे रहते हैं, घुड़सवार होते हैं, उनके पैर से चौड़े हो जाते हैं, तो इसे जोकी भी कहते हैं। छोटे बच्चे को जल्दी पैरों पर चलाने पर यह विकृति आ जाती है। आगे देखिए दोस्तों, इसे जो कि यह विकृति ज़्यादातर घुड़सवार, जिसे अपन क्या कहते हैं? जोकी। घुड़सवार में
घुड़सवार में होती है। उपचार देंगे दोस्तों। उपचार में क्या क्या लिखेंगे अपन, तो उपचार में लिखेंगे ज़्यादातर पैरों को एक जगह दोनों पैरों को एक जगह बांधकर सोना, दोनों पैरों को एक जगह रखना। दोस्तों पैरों से संबंधित अपन ने तीसरी बीमारी देख ली, बोल है जिसे अपन धनुष्कार टांगे, धनुष की तरह टांगे हो जाती है, इसे जेनोवेरम, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जेनोवेरम भी कहते हैं, इसे टीबिया वाला भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण हो जाती है, और छोटे बच्चों में जल्दी से पैरों पर चलाने पर यह विकृति आ जाती है। साथ में यह विकृति ज़्यादातर घुड़सवार के अंदर, जिसे अपन जोकी के नाम से जानते हैं, तो वो भी घुड़सवार में आ जाती है, और दोनों पैरों को एक जगह रखने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, तो ये विकृति ठीक हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे तीसरी विकृति अपन ने पैरों से संबंधी देख ली। चौथी विकृति अपन पैरों से संबंधी देखेंगे, वो देखेंगे बोले के बाद में नोकनी के नाम से। चलिए दोस्तों, पैरों से संबंधित अपनी जो चौथी विकृति आती है उसे अपन बोलते हैं, ये अपन चौथी विकृति आएगी। तीसरी विकृति अपन ने पढ़ ली थी, बोले, अब आएगी नोकनी के नाम से। नोकनी, लेकिन दोस्तों नोकनी, अब ये तो थी बोले, अब आएगी नोकनी। तो नोकनी में क्या हो जाता है दोस्तों, ये अपना कमर वाला पोर्शन है, और ये अपने यहाँ पे पैरों में ऐसी विकृति आ जाएगी, यानी पैर इसमें घुटने आपस में टकराने लगते हैं। ये पैर आपस में यहाँ से टकराने लगते हैं। ये अपने पैरों के, तो इसमें क्या होता है, ये पैर घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, यानी ये होनी तो चाहिए थी ऐसे सीधे, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा गए, तो ये कौन सी स्थिति हो गई, इसे नोकनी के नाम से जानेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसे नोकनी को, इसमें घुटने आपस में टकराने लगते हैं। सबसे पहले तो घुटने आपस में टकराने लगते हैं। आगे की बात क्या आएगी, ये है बो लेग, यानी अपन ने पढ़ा था ना बो लेग, वो चौड़े पैर, बो लेग के विपरीत होती है, यानी उसमें पैर चौड़े होते थे, इसमें टकराने लगते हैं। इसे जेनु वेलगम भी कहते हैं। इसे जेनु वेलगम भी कहते हैं। और उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ये बोले कि उसे जेनु वेरम और इसे जेनु वेलगम, याद रखना है, जेनु वेलगम के नाम से जेनु वेलगम भी कहते हैं। अब ये होती कब है, तो छोटे बच्चे होते हैं उसमें तो रिकेट्स बीमारी कारण, और बड़े आदमी होते हैं उनमें ये मोटापे के कारण आ जाती है। यह छोटे बच्चों में रिकेट्स बीमारी के कारण होती है। बड़े व्यक्तियों में यह मोटापे यानी ओबेसिटी मोटापे के कारण होती है। अगर किसी के नोकनी बीमारी हो जाए तो उसके फ्लैट फिट भी आ जाएगी, कि उसके पैर भी चपटे बन जाएंगे। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, नोकनी
नोकनी के कारण सपाट पाँव जिसे अपन फ्लैट फुट के कारण सपाट पाँव भी हो जाते हैं। उपचार क्या है दोस्तों? उपचार अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उपचार के तौर पर अपने को यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? तो उपचार में अपने को यहाँ पे आसन करने चाहिए। तो कौन कौन से आसन करने चाहिए? तो एक तो आएगा यहाँ पे पद्मासन करना चाहिए, पद्मासन करना चाहिए। साथ में ही इसमें अपने को मुखासन करना चाहिए, गोमुखासन करना चाहिए, मुखासन। साथ में अपने को घुड़सवारी, क्योंकि घुड़सवारी करते हैं ऐसे पैर चौड़े हो जाते हैं, लेकिन अब पैरों को चौड़ा करना है तो घुड़सवारी करना चाहिए, घुड़सवारी करना। तो दोस्तों अपन क्या क्या देख लिया नौकनी के बारे में। इसमें घुटने आपस में टकराने लगते हैं, इसे बोलेग के नाम से जानते हैं, बोलेग के विपरीत है ये। साथ में इसे जेनुवेलगम के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। साथ में इसे छोटे बच्चों में रिकेट्स बीमारी के कारण और बड़े व्यक्तियों में ये मोटापे के कारण होती है। इसमें नोकनी के कारण सपाट पाँव, फ्लैट फुट भी हो जाते हैं। अगर किसी की ये बीमारी हो गई तो फ्लैट फुट भी आएगा। साथ में इसे उपचार के रूप में पद्मासन, गोमुखासन, घुड़सवारी करना चाहिए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको, और इस जो आज की क्लास है यहाँ से निश्चित तौर पर गारंटेड 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 3rd ग्रेड 2022 में पूछे गए थे और अब आगे भी पूछे जाएंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर समझ में और पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।